हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर है, जनसांख्यिकी लाभांश। तो जो हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर है। जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, यानी हमारा देश जो है यूथ का देश है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि हमारे देश की पावर क्या है, हमारे देश की सबसे अच्छी चीज क्या है, यूथ ना। तो जो अगर देखा जाए तो 2020 तक आते आते, जो 2022 आते आते हमारी जो मीडियम एज होगी वो होगी 28 ईयर। जो बोला जाता है 2020 आते आते हमारे देश की मीडियम एज होगी, क्या होगी, वो होगी 28 ईयर। मीडियम एज इट मीन्स हमारे देश की एवरेज एज, यानी एवरेज जो एज रहेगी वो 28 ईयर रहेगी। और वहीं अगर बात की जाए तो दूसरे देश लाइक चाइना की जो मीडियम एज होगी वो 2022 आते आते होगी उसकी 37 ईयर। वहीं अगर बात किया जाए तो ये आपके जापान की एज होगी 49 ईयर, एंड देन वहीं वेस्टर्न यूरोप की होगी 47 ईयर। वही चाइना की होगी 37 ईयर मीडियन एज, वेस्टर्न यूरोप की होगी 47 ईयर, एंड जापान की होगी 49 ईयर। तो एक तरह से कहा जाए तो हमारी जो देश की जो मीडियन एज है यानी यंग पॉपुलेशन 28 ईयर होगी, एंड देन इनकी कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो एक तरह से हमारे जो पक्ष में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारे पक्ष में, यानी जनसांख्यिकी लाभांश हमारे पक्ष में है। तो इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है होता क्या है। किसी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन उसके नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो, यानी जैसे हमारे देश है उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन उसके नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो, तो उसे हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या होगा, जब आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से कम हो, देन आप बोल सकते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन जब देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन इसके नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो, इट मींस वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। यानी जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है आपकी नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा हो, तो आप क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है, हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन को माना जाता है, हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो माना जाता है 15 ईयर टू 64 ईयर, यानी 15 ईयर टू 64 ईयर, यानी 15 साल से 64 साल के जो बीच की जो पॉपुलेशन है उसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। अब इन्हें वर्किंग एज पॉपुलेशन क्यों कहते हैं, इन्हें वर्किंग एज पॉपुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ये काम कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डेवलपमेंट में भागीदारी बन सकते हैं। देश की इकोनॉमी यानी देश को हायर इकोनॉमी तक ले जाने के लिए ये कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। तो हमारे देश की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा है, इसीलिए जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है ना, कि भाई हर स्टेट की कंडीशन डिफरेंट है, यानी हर स्टेट की कंडीशन अलग अलग है। लाइक जैसे अगर बात की जाए तो केरला की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, वहीं अगर बात की जाए तो बिहार की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे हर स्टेट की वर्किंग एज पॉपुलेशन डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। अब कैसे डिफरेंट है वर्किंग एज पॉपुलेशन, लाइक केरला की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है,
केरला की वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है। वहीं अगर बात किया जाए तो बिहार की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। केरला की वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है, बिहार की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है। यानी केरला में जो है यंग लोगों की संख्या कम है, यूथ लोगों की संख्या कम है, वहीं बिहार में यूथ की संख्या, यंग की संख्या ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, इसका भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्यों केरला की कम है, एंड देन बिहार की वर्किंग एज पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है। केरला ने क्या काम किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अच्छा काम किया, यानी जो जनसंख्या नियंत्रण में केरला ने अच्छा काम किया। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार ने वर्किंग एज यानी बिहार ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, जनसंख्या को नियंत्रण करने में उतना अच्छा काम नहीं किया, जिस कारण वहां की वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी भी ग्रोथ हो रही है। और 2050 तक, 2050 तक जो बिहार की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी, यानी वहां पे यूथ की संख्या रहेगी। और वहीं केरला की बात की जाए तो केरला की कम हो रही। अब यहाँ इसको थोड़े ब्रॉडर वे में और समझने की कोशिश करें। लाइक जो नॉर्थ जो इंडिया है एंड साउथ इंडिया में डिफरेंस क्या है। जो साउथ इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन वो कम है, डिक्लाइन कर रही है, और वही नॉर्थ इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साउथ के स्टेट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम किया, और जो नॉर्थ के स्टेट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उतना अच्छा काम नहीं किया, इसलिए ये दोनों के बीच डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो जो हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज किस प्रकार कर सकते हैं, उसको भी देखना जरूरी है कि भाई सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होने से तो कुछ काम होगा नहीं। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का किस प्रकार यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा पाएंगे कि नहीं लेके जा पाएंगे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आप क्या करते हो कि आप यानी हेल्थ सेक्टर के ऊपर आप अच्छा वर्क करते हो, यानी आपने हेल्थ पे बहुत अच्छा काम किया, तो आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज कर सकते हो। हेल्थ इट मींस प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर भी आप ध्यान दो, सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दो, बच्चों के माल न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दो, महिलाओं के ऊपर ध्यान दो कि कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं, चूंकि अगर महिला माल न्यूट्रिशन होगी देन अगर प्रेग्नेंट वुमेन माल न्यूट्रिशन का शिकार होगी तो बच्चा ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, कुपोषित बच्चा होगा। जो कुपोषित बच्चा होगा वो आगे जाकर के वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और फिर उसका हेल्थ की डिजीज भी कुछ ना कुछ होगी, तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, और ऊपर से उसके इलाज के लिए खर्चे वो अलग। तो इसलिए हमें हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज कर सकते हैं। लाइक अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो विलेज एरिया में, टाउन एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर तक अच्छे से प्रोवाइड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं। तो हेल्थ को हमें अगर हम इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ में ज्यादा हम अपने जीडीपी का खर्चा करते हैं, तो हम फिर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हेल्थ के बाद आता है एजुकेशन। हम अगर अपने यूथ को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, यानी क्वालिटी एजुकेशन, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको मार्केट लेड एजुकेशन देते हैं, उनको इंडस्ट्री लेड एजुकेशन देते हैं, उनको इस प्रकार एजुकेशन देते हैं कि वो अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उनको डायरेक्ट मार्केट में, इंडस्ट्री में जॉब लग सके, तो उस प्रकार की हम अगर एजुकेशन देते हैं उनको, तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ की गवर्नेंस कैसी है, यानी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, कैसे वो पॉलिसीज बना रही है, वो क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहां पे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज किया जा सकता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ है कि नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे यहाँ लेबर लॉस कैसे हैं, ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, लैंड रिफॉर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ये सब डिपेंड करता है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है।
इसके अलावा बात की जाए तो जो हायर इकोनॉमी को प्राप्त कर सकते हैं, हायर इकोनॉमी को जो अचीव किए हुए कंट्री है, लाइक चाइना हो गया, या कि साउथ कोरिया हो गया, या कि जापान हो गए, इन्होंने आखिरकार किया क्या कि इन्होंने हायर इकोनॉमी को इतना अचीव कर लिया। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया, जो लाइक चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन्होंने क्या किया अपने वर्किंग एज पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया। वर्किंग एज पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया तो उन्होंने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, जो भी यूथ थे। तो अब इन्होंने कैसे किया कि भाई इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे अच्छा काम किया, इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई, इन्होंने टीचर की ट्रेनिंग अच्छी कराई। इसके अलावा इन्होंने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया। इन्होंने किस पर फोकस किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर वही बात की जाए तो जैसे जो हायर इकोनॉमी को प्राप्त कर चुके हैं जो कंट्री है, उन्होंने कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया और इंडिया ने कितना, दोनों ने फोकस किया। तो इससे ही आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज कर सकता है। जैसे अगर बात की जाए तो यूएसए जो है 2.2%, यानी अपनी जीडीपी का 2.2% यूएसए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करता है। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो 2.1%, तो 2.1% चाइना अपने यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने देश में खर्चा करते हैं अपने जीडीपी का। वहीं अगर साउथ कोरिया की बात किया जाए, साउथ कोरिया 4.4% खर्चा करती है। इवन इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल 4.5% खर्चा करता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इजराइल जो है 4.5% खर्चा करता है। वहीं इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करती है ओनली 0.5 to 0.6%, यानी इंडिया अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करती है 0.5 to 0.6%, यानी 0.5% से 0.6%, सिर्फ इतना जो है इंडिया अपना खर्चा करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इंडिया को क्या एटलीस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1.5% to 2% तो खर्चा करना ही चाहिए। जब इतना करेगी तभी जो है इंडिया भी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज कर सकती है। अब इसके बाद आता है कि आखिरकार इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज कर सकती है वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। तो यहां पे एक है यूनिसेफ की रिपोर्ट, यूनिसेफ की 2019 की रिपोर्ट है, 2019 की यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार कहा गया कि इंडिया में जो क्वालिटी एजुकेशन इस प्रकार प्रोवाइड कराई जा रही है कि इंडिया के जो 40% जो यूथ है उनको इस प्रकार क्वालिटी एजुकेशन है कि उनको मार्केट लेड यानी उनको इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल पाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये क्योंकि आप उनको उस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे कि वो मार्केट में यानी वो जॉब प्राप्त कर सके, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित हो सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित हो सकता है, डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित हो सकता है। ये एक तरीके से दो धारी तलवार है। यदि अगर आप अपने यूथ को स्किल देते हो तो वो क्या करेंगे? आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप अपने यूथ को स्किल नहीं देते हो, तो अगर स्किल नहीं दोगे, अगर आप अपने यूथ को स्किल नहीं दोगे, यूथ को स्किल नहीं दिए तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। आपके यूथ अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगार होंगे।
बेरोजगार की क्या डेफिनेशन होती है अनएम्प्लॉयड की, कि भाई आप काम की तलाश में, लेकिन आपको अपने अपने योग्यता के अनुसार काम न मिले। यानी कि आप काम करना चाहते हो, आप रोजगार की तलाश में हो, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हो, लेकिन आपकी योग्यता है, जो आपकी क्वालिटी है, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन, जितनी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार आपको काम ना मिल पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, आप अनएम्प्लॉयड हो। तो क्या हो जाएगा, अगर आप स्किल नहीं देते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगा। यूथ क्राइम के रास्ते पे आगे जाएंगे, भाई वो क्रिमिनल एक्टिविटी के साइड जाएंगे। देश में टेररिज्म जैसी एक्टिविटी बढ़ सकती है। देश में नक्सलिज्म जैसी एक्टिविटी बढ़ सकती है, नक्सलाइट वाली एक्टिविटी बढ़ सकती है। देश में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस बढ़ सकते हैं, रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर आप यूथ को स्किल नहीं देते हो तो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सोशल फैब्रिक बिगड़ेगा, सोशल फैब्रिक बिगड़ेगा। इसके अलावा सोसाइटी में काओस क्रिएट होगा। अगर आप स्किल नहीं देते हो तो ये सारी चीजें होंगी। तो एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दो धारी तलवार है, अगर आप स्किल देते हो तो आपको अच्छा यानी इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप स्किल नहीं देते हो तो आपको ये सारी इश्यूज होंगे कि भाई अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी, सोशल फैब्रिक बिगड़ेगा, सोसाइटी में काओस क्रिएट होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी। तो एक तरीके से ये चीजें हैं। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात कर ली जाए तो आज के टाइम पे तो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मस्ट है। जैसे राइट टू एजुकेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन वो 95% प्राइमरी एजुकेशन बच्चे प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें से जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन किस प्रकार खराब है, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन भाई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आधारभूत संरचना नहीं है उनका, यानी मेज नहीं है, कुर्सी नहीं, टेबल नहीं है। कहीं कहीं पे तो जो गांव है, टाउन है, वहां पे तो टॉयलेट्स तक नहीं। अगर टॉयलेट्स नहीं है तो वहां के जो गर्ल्स हैं वो स्कूल में एनरोल नहीं करती हैं, वो वहां पे एडमिशन नहीं लेती, जिसके कारण क्या है कि जेंडर इक्वालिटी भी नहीं आ पाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ट्रेंड टीचर की कमी है, ट्रेंड टीचर की कमी है। ट्रेंड टीचर की कमी के कारण जो बच्चों की लर्निंग आउटकम उसमें वो भी इंप्रूव नहीं हुई है। बच्चों की लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं हो पाई है कि भाई 6 क्लास के बच्चे से बुक पढ़ते नहीं आ रही। तो ये सब जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत देखी जा रही है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं हुआ देन बच्चा आगे जाकर कैसे हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकेगा, और फिर उसके बाद वो कैसे वो जॉब प्राप्त कर सकेगा, कैसे फिर वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। तो सबसे पहले तो आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल को ही डेवलप करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली का जो मॉडल है, एजुकेशन का मॉडल, वो अच्छा है। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई है, जो हम कोई सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया। तो उन्होंने अच्छा काम किया। जेंडर यानी अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो आप जेंडर पैरिटी को भी सुनिश्चित कर सकते हो। जेंडर पैरिटी इट मींस जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मतलब एक क्लास में उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बॉयज की संख्या 60 एंड देन गर्ल्स की संख्या ओनली 10 है ना। तो दोनों में जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। और सिर्फ ये बच्चों में नहीं, इवन टीचर्स में भी होना चाहिए कि भाई जो मेल एंड फीमेल टीचर उनको इक्वल सैलरी मिले। ये नहीं कि आपने फीमेल टीचर को बहुत कम सैलरी दे रहे हैं एंड मेल टीचर को अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। कुछ सालों से यानी कुछ समय से ये वुमेन का लिटरेसी तो बढ़ी है, यानी और जो महिलाएं हैं वो शिक्षित तो हुई हैं, लेकिन उनका वुमेन का जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन वो बहुत कम रहा है, अभी भी यानी उतना नहीं बढ़ा है। और अगर देखा जाए तो ये जैसे लॉकडाउन की कंडीशन, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो सबसे वर्स्ट कंडीशन वुमेन की हुई है, सबसे ज्यादा उन्हीं का रोजगार गया है। और अगर देखा जाए तो निचले एरिया में भी उन्हीं का रोजगार गया है। मनरेगा में अभी सबसे ज्यादा बेकार कंडीशन उनकी कि भाई वो
घर का भी काम करती है, इवन जाके वो बाहर भी करती है। और चूंकि लॉकडाउन के फेस में उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वुमेन का वर्कफोर्स में जब तक आप पार्टिसिपेशन नहीं कराओगे तब तक आप अपनी इकोनॉमी को अच्छे से बूस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो 50% पॉपुलेशन अगर वही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, देन आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन हो। जो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, यानी जैसे उनका स्कूल कंप्लीट हो या कि उनका कॉलेज कंप्लीट हो, तो वो ट्रेनिंग करें ताकि वो जो मार्केट लेड है उनको जॉब प्राप्त हो सके, वो मार्केट के अनुसार वो जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट वो हो सके। ये हो गया। और अगर इसके अनुसार और बात करते हैं, स्किल प्रोवाइड कराया जाए, जैसे मेक इन इंडिया जो चल रहा था या कि अभी आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा। भाई जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस नहीं करोगे, देन आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो। तो आपको जो 0.5 to 0.6% है उसको बढ़ा के एटलीस्ट 2% तक आपको जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी जो प्राइवेट जो प्राइवेट जो कंपनी है वो ज्यादा नहीं फोकस करती, तो वहां पे भी उनको करना पड़ेगा। तो ये हो गया। हेल्थ सेक्टर की बात कर ली जाए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टर्सरी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टाउन में और ज्यादा कंडीशन बेटर करनी पड़ेगी। और इसके अलावा बेड्स को बढ़ाना पड़ेगा, सब चीजें यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। और हेल्थ के ऊपर और बात किया जाए तो अभी क्या है कि जैसे कोरोना के टाइम पे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स से, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर। लाइक आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू क्या है कि 5 लाख रुपए दिया जाता है एक फैमिली को उनका पूरा का पूरा कवर के लिए। तो अगर यही पैसे को अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया होता तो और ज्यादा कंडीशन बेटर होती। तो हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम होता है, बच्चों में माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, तो वो माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को खत्म करने की जरूरत है। तब आप हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आप अपने यहाँ पे लेबर लॉस को अच्छे करिए ताकि जो भी कंपनी है वो यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। आपके यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों से आप क्या कर सकते हो, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये जो है हमारा जो लेक्चर है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर था। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।